हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की 43rd वीडियो होगी। लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे इस वीडियो में। आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशियंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो एंशियंट इंडिया अभी हम लोग देख रहे हैं, जो कि बिगिनिंग से लेकर के 647 AD तक का पीरियड एंशियंट इंडिया कहलाता है। तो एंशियंट इंडिया में कौन से टॉपिक्स हम लोगों को देखनी है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो उसमें क्या क्या है: प्री हिस्टोरिक पीरियड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वैदिक कल्चर है, महाजनपद पीरियड, देन रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे हम लोग, मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे, एंड देन गुप्ता पीरियड एट लास्ट। उसके बाद एंशियंट इंडिया जो है वो खत्म हो जाएगी, तो मेडाइवल इंडिया में एंट्री करेंगे हम लोग। तो अभी क्या देख रहे हैं? वैदिक कल्चर देख रहे हैं, जिसमें वैदिक कल्चर में क्या क्या देख लिया हम लोगों ने। तो वैदिक लिटरेचर देख लिया है, ऋग वैदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड भी देख चुके हैं हम लोग। अभी लेटर वैदिक पीरियड देखनी है, जिसमें क्या क्या कौन से टॉपिक्स हैं। तो जोग्राफिकल जो एरिया है, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे आर्यंस कहाँ रहते थे, किस लोकेशन पे रहते थे, उनका क्या जोग्राफिकल एरिया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर पॉलिटी किस टाइप की थी उनकी लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, सोसाइटी किस तरह का था, रिलीजन किस तरह का था, और इकोनॉमी। तो ये सारे हम लोगों ने ऋग वैदिक पीरियड में भी देखे थे और लेटर वैदिक पीरियड में भी देखेंगे। कुछ चेंजेस हैं, चूँकि आर्यंस जो हैं पहले इन्होंने ही वैदिक कल्चर की जो निर्माण करी, तो शुरू शुरू में वो ज़्यादा उनका जो है डेवलप उतना नहीं थे वो। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आपको कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, प्लस कुछ चेंजेस जो हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऋग वैदिक पीरियड में किस टाइप के हुआ करते थे, ये आपको पता है। लेटर वैदिक पीरियड में किस टाइप के हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेटर वैदिक पीरियड ये कब से कब तक था? तो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक था। 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक में आपको ऋग वैदिक पीरियड देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है लेटर वैदिक पीरियड है। ज्योग्राफिकल एरिया की अगर बात करें तो आपको पता है ऋग वैदिक टाइम पे आर्यंस कहाँ रहते थे? तो सप्त सिंधु वाले रीजन में। सप्त सिंधु कौन सा रीजन? तो ये आप इंडस देख रहे हो, इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई 5, और एक रिवर थी सरस्वती रिवर। तो ये यहाँ पे एक पंजाब वाला रीजन था जिसको सप्त सिंधु कहते थे। तो उसी रीजन में जो है वो ऋग वैदिक टाइम पे लोग रहते थे, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हो, तो क्या हुआ जब लेटर वैदिक पीरियड में, क्या देखने को मिला कि लेटर वैदिक के टाइम पे आर्यंस जो है वो गंगा की तरफ चले गए। गंगा जो नदी देख रहे हो आप, ये गंगा रिवर है, फिर यमुना रिवर हो गई। तो ये गंगा वाले रीजन में क्या हो गया, इनका शिफ्ट हो गया, सेटलमेंट हो गया। और जब वो शिफ्ट हुए तो धीरे धीरे पूरे जो नॉर्दर्न इंडिया है उस पे ये जो है फैल गए। ठीक है, तो ये जो रीजन देख रहे हो आप, धीरे धीरे ये पूरे नदर्न इंडिया में फैल गए आर्यंस। और नदर्न इंडिया जो है आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान में आप रख सकते हो। सेंटर ऑफ कल्चर की अगर बात करें तो सरस्वती रिवर, जो आपको पता है ये वाला रिवर हो गया। सरस्वती रिवर से सेंटर ऑफ कल्चर जो है अब शिफ्ट हो गया गंगा रिवर की तरफ। तो यहाँ पे जो आर्यंस रहते थे ऋग वैदिक टाइम पे, तो ये क्या हो गया, गंगा जो रिवर आप देख रहे हो ये वाली, इसके तरफ कल्चर क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। ठीक है। और इसके बाद जब शिफ्ट हुई तो जो टेक्स्ट बताती है लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, वो कुछ रिवर भी मेंशन करती हैं, जैसे नर्मदा। चूँकि नदर्न इंडिया में उनका शिफ्ट हुआ था, तो नदर्न इंडिया के कुछ रिवर जो है मेंशन है। नर्मदा आपको कहाँ दिखेगा? नर्मदा, ये नर्मदा रिवर जो आप देख रहे हो ये वाली, ये कर्सर जो मैं दिखा रहा हूँ कर्सर से। और फिर सदनीरा के नाम से गंडक रिवर के बारे में बताया गया है। गंडक रिवर ये देख रहे हो आप, ये वाली गंडक रिवर अभी जो है ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। फिर चंबल की भी बात करी गई है, तो चंबल रिवर भी आपको दिखेगा, मेंशन किया गया है उन टेक्स्टों में जो कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम के बारे में बताते हैं। और एक स्टोरी है सतपथ ब्राह्मणा में, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे जो है लोगों का एक्सपेंशन हुआ ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ कैसे आए? पहले लोग यहाँ पे रहते थे, सप्त सिंधु वाले रीजन में आर्यंस लोग रहते थे, तो उन्होंने शिफ्ट करा ईस्ट की तरफ। तो सतपथ ब्राह्मणा में बताया गया है कि कैसे विदेहा माधव जो है वो सरस्वती वाले रीजन में रहते थे। सरस्वती रिवर आपको पता है ये वाली, मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ, तो ये वाली आप देख रहे हो, तो इस रीजन में रहते थे। उन्होंने क्या करा, सदनीरा क्रॉस करा। सदनीरा कौन सी रिवर? ये गंडक। गंडक अभी मॉडर्न में गंडक कहते हैं इसको।
और ये सदनीरा को क्रॉस करके ये सरस्वती रिवर के रीजन से गए, ईस्ट की तरफ बढ़े, और ये सदनीरा रिवर जो कि गंडक है उसको क्रॉस करा इन्होंने, और ये पहुंच गया लैंड ऑफ विदेहा। लैंड ऑफ विदेहा को अभी तिरहुत कहा जाता है। ये यही रीजन है, यहाँ पे राजा दशरथ जो है वो राजा हुआ करते थे, रूल किया करते थे। राजा दशरथ आप पूछोगे कौन है, तो वो सीता जी के पापा थे। सीता जी भी आप पूछोगे कि कौन है, तब तो दिक्कत है, तब आपको रामायण देखना चाहिए। सीता जी जो है वो राम की राम जी जो हैं उनकी पत्नी है। तो अब आपको नहीं पता है तो छोड़ो, हटाओ। ये रीजन जो है यहाँ पे लैंड ऑफ विदेहा में ये पहुँचे विदग माथव जो थे। ये विदगा जो है इनको माथव को ही बोला जाता है, चूँकि इन्होंने लैंड ऑफ विदेहा में ये पहुँचे, ऐसा मेंशन किया गया है सतपथ ब्राह्मण में। ऐसा माना जाता है, सतपथ ब्राह्मण में इस तरह से लिखा हुआ है कि अग्नि जो है वो सरस्वती रिवर वाले रीजन से स्टार्ट हुई, जलना स्टार्ट हुई। अग्नि आपको पता है आग, फायर, जलना स्टार्ट हुई, और ऐसा बोला गया कि सारे रिवर को वो क्या करते गई, सुखाते गई। ठीक है, तो ड्राई करते गई, सुखाते गई, सुखाते गई, लेकिन जब ये अग्नि जब सदनीरा रिवर पहुंची, सदनीरा रिवर बोलो या फिर गंडक रिवर, तो गंडक रिवर को अग्नि जो है नहीं जला पाई और वहीं पे रुक गई। और ये अग्नि को जो है फॉलो कर रहे थे कौन, तो फॉलो कर रहे थे माथवा, और ये विदेहा माधव जो थे, और गौतम रहुगाना ये पृष्ठ थे। ये भी, ये दोनों मिल करके अग्नि को फॉलो कर रहे थे। और ये जब देखे कि नहीं अग्नि जो है वो गंडक रिवर से आगे नहीं जा पाई, क्योंकि गंडक रिवर को वो नहीं जला पाई, नहीं सुखा पाई, तो ये स्टोरी मतलब दिया गया है सतपथ ब्राह्मणा में, ये ध्यान में रख सकते हो। सिंपली आपको क्या ध्यान में रखना है कि सतपथ ब्राह्मणा में कुछ रिवर के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे विदेहा के बारे में, गंडक रिवर के बारे में, विदेहा बोल रहा हूँ मैं, सदनीरा रिवर के बारे में, और एक्सपेंशन कैसे हुआ लोगों का, तो एक स्टोरी के फॉर्म में दिखाया गया है, बताया गया है सतपथ ब्राह्मणा में। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, रीजन आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि इमरजेंस ऑफ जनपदा देखने को मिला। शुरू शुरू में हम लोगों को क्या था कि अभी एक्सपेंशन तो हम लोगों ने देख लिया कि एक्सपेंशन हुआ, लोग जो सरस्वती रिवर के किनारे रहते थे उन्होंने शिफ्ट करा गंगा रिवर के किनारे, उनकी शिफ्ट हो गई, पूरे नदर्न इंडिया पे उन्होंने कंट्रोल करा। तो पहले जना के फॉर्म में थे, जना मतलब ट्राइब हो गया, लोग रहते थे छोटे छोटे ग्रुप में, आपको देखने को मिलते। बट अब क्या हुआ, कुछ ट्राइब कंबाइन कर करके थोड़ा बड़ा एरिया उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा, जिसको क्या कहा जाने लगा, जनपदा। जैसे कुरु, कुरु क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष और भारता। आपको पता है पुरुष और भारता ट्राइब के बारे में, जब दसराजन वॉर हम लोगों ने देखा तो उस टाइम पे भारता ट्राइब हो गई, पुरुष ट्राइब हो गई, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो कुरु जो है वो पुरुष और भारता के कॉम्बिनेशन से बना, तो ये एक जनपदा था। फिर कुछ जैसे ये वाले रीजन में कुरु आपको देखने को मिलता है, यहाँ फिगर में देख सकते हो आप। और फिर पंचाला जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ तुरुवासस और गिरीश मिल करके इन्होंने पंचाला बनाया। तो पंचाला ये रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये तो ये जनपदा हो गई। कुछ जनपदा और है जैसे काशी हो गई, तो कुछ के एग्जाम्पल है और जनपदा देखने को मिले। वो जनपदा कैसे बनता था, तो कुछ जना मिल करके वो क्या करते थे, कंबाइन कर लेते थे और फिर बनाते थे जनपदा। काशी आपको यहाँ पे देखेगा, ये आप देख सकते हो। तो कुरु, पंचाला, काशी कुछ एग्जाम्पल हैं जनपदास के। और जनपदा ये जो थे, ये जो एग्जाम्पल हैं, ये आपको डुआब में देखने को मिलते हैं। डुआब का क्या मतलब होता है, दो रिवर के बीच का जो रीजन होता है, दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है, उसी को क्या कहते हैं, डुआब कहते हैं। तो ये ध्यान में रख सकते हो आप। लेटर वैदिक लिटरेचर में कुछ माउंटेन्स के बारे में भी मेंशन है, जैसे विंध्या माउंटेन, विंध्या माउंटेन या सदर्न माउंटेन आप बोल सकते हो। ये जो आप नर्मदा रिवर देख रहे हो, ये कर्सर से जो मैं दिखा रहा हूँ, इसके जस्ट आप उत्तर में अगर जाओ, नॉर्थ में जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, ये विंध्या माउंटेन रेंज मिलेगा। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, तो विंध्या माउंटेन रेंज और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच ही नर्मदा रिवर बहती है। तो विंध्या के बारे में लेटर वैदिक लिटरेचर में मेंशन किया गया है। फिर यहाँ ये जो पूरा आप देख रहे हो इंडियन सब कंटिनेंट, इसको तीन पार्ट में, तीन ब्रॉड डिवीज़न किया गया था इंडिया का। तो वो कौन सा था, तो नदर्न इंडिया जिसको आर्यव्रत
बोला जाता है, वो मतलब मेंशन किया गया था। तो नदर्न इंडिया हो गई, जैसे ये आप देख रहे हो विंध्या माउंटेन, इसके नॉर्थ में ये वाला रीजन, ये सारा, ठीक है। ये कर्सर से मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली। तो ये एक ब्रॉड डिवीजन था, ऐसा आपको मतलब टेक्स्ट में देखने को मिलेगा। फिर मध्य देशा, सेंट्रल इंडिया जो अभी हम लोग बोलते हैं। फिर दक्षिण पथ, जो कि सदर्न इंडिया के बारे में। तो तीन डिवीजन दिया गया था, इंडिया को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था वेदास में, लेटर वेदास में अगर आप देखोगे। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन और कुछ रिवर्स के बारे में जो भी मेंशन थी हम लोगों ने देख ली। अब देखते हैं आगे। लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटी देख लेते हैं। इस पीरियड में आपको लार्ज किंगडम्स और स्टेटली सिटीज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनात जो थी वो कंबाइन करके जनपदास बना रही थी, और जनपदा जो है वो काफ़ी बड़ी होती थी। मीन्स राजा को एक बड़े एरिया में रूल करना होता था। इस कारण से आपको लार्ज किंगडम्स देखने को मिलेंगे इस पीरियड में, और बड़े बड़े शहर भी देखने को मिलेंगे। तैत्रेय ब्राह्मणा में एक थ्योरी है जो कि है द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। क्या मतलब हुआ इसका, कि राजा की जो ओरिजिन है वो डिवाइन मानी जाती थी, डिवाइन ओरिजिन का माना जाता था राजा। मीन्स ऐसा माना जाता था कि राजा जो है डायरेक्टली गॉड के द्वारा या फिर भगवान के द्वारा चुना गया है। तो राजा की जो वैल्यू थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, पावर जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। अगर आप किसी को डिवाइन ओरिजिन की मान रहे हो तो ऑब्वियस है आप ज़्यादा पावरफुल समझ रहे हो उसे। तो गवर्नमेंटल मशीनरी जो थी वो भी काफ़ी एलेबरेट हो गई इसके कारण, क्योंकि राजा का पावर बढ़ा है तो काम भी बढ़ेगा। तो नए बंदे चाहिए असिस्ट करने के लिए, तो न्यू सिविल फंक्शनरीज आपको देखने को मिलेंगे लेटर वैदिक पीरियड में। जैसे कि ऋग वैदिक पीरियड में पुरोहित होता था, मेन पुरोहित ही असिस्ट करता था, गाइड करता था राजा को। एज अ गुरु, गुरु भी पुरोहित ही था और एज अ फ्रेंड भी पुरोहित ही था। तो पुरोहित जो था मेन था। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में काम बढ़ गया है तो न्यू सिविल फंक्शनरीज देखने को मिले। वो कौन कौन थे, तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक बंदा होता था जिसको बगदूधा बोलते थे। तो ये टैक्स कलेक्टर होता था, आप ध्यान में रख सकते हो। देन सूता और सारथी, जो राजा का जो रॉयल रथ था उसको चलाने के लिए जो बंदा होता था उसको सारथी या फिर सूता कहते थे। देन चैम्बरलेन, जिसको छता बोलते थे। और वपा जो है वो संदेश वाहक होता था, कुरियर का काम करता था। तो संदेश पहुंचानी हो या लानी हो तो उसके लिए अक्षवपा जो है ये हुआ करता था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, न्यू सिविल फंक्शनरीज ये सारे थे। मिलिट्री ऑफिशियल्स जो थे ऋग वैदिक टाइम के, जैसे सेनानी हो गए, ग्रामनी हो गए। ग्रामनी क्या थे, विलेज के हेड हुआ करते थे, और सेनानी जनरल को सेनानी बोलते थे। ये लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे भी देखने को मिला। मीन्स सेनानी और ग्रामनी जो है आपको ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे भी देखने को मिलेंगे, और लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे भी आपको देखने को मिलेंगे। बिगनिंग ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखने को मिला, क्योंकि अब एक बड़ा एरिया रूल किया जा रहा था राजा के द्वारा। तो ऑब्वियस है छोटे छोटे जो प्रोविंस हुआ करते थे उसमें गवर्नमेंट था जो कि राजा के अंडर में होता था, क्योंकि एक बड़े एरिया को आप अकेले रूल नहीं कर सकते। तो प्रोविंस में भी गवर्नमेंट को सेटअप किया गया जो कि राजा के अंडर ही काम करता था और राजा को रिपोर्ट किया करता था। फिर आपको कुछ जो ऑफिसर थे जैसे स्थापति, ये किस लिए थे, इनको एडमिनिस्टर करना होता था जो भी बाहर का एरिया है जिसमें लोग निवास करते थे, बट वो राजा के अंडर नहीं आ रहा, मतलब बाहरी एरिया जो होता था उसको स्थापति जो है वो एडमिनिस्टर करते थे, रूल करते थे, और मतलब राजा के अंडर ही होते थे। और एक था सतपति। तो सतपति जो था ये इनको 100 विलेज का ग्रुप बनाया जाता था और इनके अंडर में दिया जाता था। मीन्स एक 100 विलेज का ग्रुप बना दिया गया, उसके ऊपर एक बंदे को रख दिया गया कि आपको हेड करना है, तो उसी को कहते थे सतापति। और जो बाहरी एरिया होता था, बाहरी क्षेत्र जो होता था उसके लिए स्थापति होते थे जो रूल करते थे। बट ये सारे क्या है, राजा को मतलब राजा के अंडर ही है, ऐसा नहीं कि मतलब फ्रीली नहीं रूल करते थे, राजा के अंडर रहते थे, रिपोर्ट करते थे। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। अधिकृति, ये भी, ये क्या थे, विलेज ऑफिशियल्स थे। तो ये सारे जो है राजा को मदद करने के लिए थे। फिर प्रोबेबली ऐसा बोला जाता था कि मतलब बोला जाता है कि पुलिस ऑफिशियल भी हुआ करते थे, जैसे उपनिषद में मेंशन है उग्राज के बारे में। तो उग्रा जो था एक तरह का पुलिस ऑफिशियल ही था। तो उस टाइम पे मतलब क्राइम वगैरह के लिए जो
अभी पुलिस करती है, उस टाइम पे उग्रा जो है वो किया करती थी। पॉपुलर कंट्रोल की अगर बात करें, जो भी अफेयर्स हुआ करती थी किंगडम की, जो राजा की जो किंगडम हुआ करती थी, उसके जो अफेयर्स हुआ करते थे उसको सभा और समिति के द्वारा एक्सरसाइज मतलब किया जाता था। आप जनरली आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता है कि सभा समिति एक कमेटी हुआ करती थी, असेंबली हुआ करती थी, जो कि क्या करती थी, जो भी किंगडम के अफेयर्स हुए उसको रेगुलेट करती थी। तो ये आपको पता है, ये ऋग वैदिक पीरियड की टाइम की बात है। और इस टाइम पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, मीन्स लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे भी सभा समिति का इम्पोर्टेंस था। लेकिन ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे एक और असेंबली थी, विद्धत। तो ये जो है ये आपको लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे नहीं दिखेगा। ये आप ध्यान में रख सकते हो कि विद्धत जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया था लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, मीन्स इसका कोई नामो निशान नहीं देखने को मिलेगा आपको। किंग्स जो थे वो स्टैंडिंग आर्मी पोज नहीं करते थे। जैसे आप लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे बात करो या फिर ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे बात करो, स्टैंडिंग आर्मी देखने को नहीं मिला है। स्टैंडिंग आर्मी का क्या मतलब है कि अगर लड़ाई होती है तो आप क्या करते हो, अगर लड़ाई होती है उस टाइम पे आर्मी बुलाती है, मीन्स लोगों को बोला जाता है कि राजा साहब बुला रहे हैं, लड़ाई होने वाला है, चलो लड़ाई करनी है। तो उसके बदले में कुछ पैसा या फिर जो भी आप देना चाहो आप दे सकते हो, बंदे आएंगे। ऐसे राजा का दबदबा रहता था तो बंदा को आना ही है, नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ। तो वो आते थे फिर जाते थे, लड़ाई करते थे। तो एक पार्टिकुलर टाइम पे उनको बुलाया जा रहा है, फिर वो लड़ाई करने जा रहे हैं। तो ये स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुई। स्टैंडिंग आर्मी का क्या मतलब है, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है कि राजा के यहाँ आर्मी रह रही है, राजा के दरबार में वो रह रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, फिर मतलब उनका सारा जो खर्चा है वो राजा उठाएगा, और वो लगातार रहेंगे, कंटिन्यू राजमहल में ही रहेंगे, ट्रेनिंग वगैरह होगी जो भी होगी वो राजमहल में होगी। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला है लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। ये आपको ध्यान में रखनी है, किंग्स जो है डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडिंग आर्मी। तो ये ध्यान में रख सकते हो आप, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम तक स्टैंडिंग आर्मी जो है वो नहीं हुआ करती थी राज दरबार में। तो जनरली जब भी लड़ाई होती थी या आर्मी की ज़रूरत होती थी तो खबर भेजा जाता था गांव में, या फिर जो भी एरिया होती थी राजा का, जो भी जहाँ तक डोमिनेंस होता था, कि चलो राजा साहब बुला रहे हैं लड़ने के लिए, आपका मन है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, चलिए लड़ाई कर लेते हैं। तो लोग आते थे, लड़ लेते थे, एक आर्मी, अब उसको आर्मी ही कहते थे, ठीक है। जुडिशियरी की बात करें तो ये भी ग्री हुआ इस टाइम पे, मीन्स जुडिशियरी देखने को मिला, जो कि मतलब कुछ भी क्राइम होता था तो उसमें जस्टिस देने के लिए। ऐसे मेनली देखा जाए तो राजा का एक मेन रोल हुआ करता था किसी भी क्रिमिनल लॉ में, मीन्स अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसमें अगर मेन जो जजमेंट देना है वो राजा ही बोलता था कि चलो इसने ये क्राइम करी तो इसको ये सज़ा मिलेगी। तो सर्वे सर्वा राजा ही था, बट जुडिशियरी भी आपको देखने को मिलेगी लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। क्राइम की अगर बात करें तो कुछ सीरियस क्राइम में आपको भ्रूण हत्या जो होता है वो काउंट किया जाता था। मानव हत्या, भ्रूण हत्या में इस पेट में अगर आप बच्चा है उसको मार दे रहे हो तो भ्रूण हत्या बोला जाता है। इंग्लिश में आप उसको एम्ब्रियो बोल सकते हो। देन होमिसाइड मीन्स मानव हत्या, अगर आप किसी आदमी को मार देते हो तो ऑब्वियस है ये सीरियस क्राइम में आता था। फिर मर्डर ऑफ ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण को मारते हो तो भी। गोल्ड अगर चुराते हो, अगर आपने सोना चुरा लिया किसी का तो वो भी एक क्राइम माना जाता था, सीरियस क्राइम माना जाता था। सूरा अगर आप लेते हो, सूरा पीते हो, सूरा एक ड्रिंक हुआ करती थी, तो वो पीते हो तो वो भी सीरियस क्राइम था। कैपिटल ऑफेंस की अगर बात करें तो ट्रीजन मीन्स राजद्रोह, अगर राजा के अगेंस्ट आप कुछ करते हो, राज्य के अगेंस्ट कुछ करते हो तो राजद्रोह उसको बोला जाएगा। और इसके लिए कैपिटल ऑफेंस जो था मीन्स कैपिटल पनिशमेंट मिलता था। क्या मतलब हुआ, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड, मीन्स मृत्यु की सज़ा सुनाई जाएगी आपको अगर आप राजद्रोह करोगे। लेटर वैदिक पीरियड की टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ सोसाइटी देख लेते हैं। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे सोसाइटी किस तरह की हुआ करती थी। सोसाइटी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड थी, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्रा।
जो यज्ञ करने में मदद करते थे उनको ब्राह्मणा बोलते थे। यज्ञ जो है ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे यज्ञ काफ़ी सिंपल होता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे यज्ञ जो है काफ़ी इलेबोरेट और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। इस कारण से लोग चाह रहे थे कि कोई ज्ञानी होता जो बताता कि भाई करना कैसे है यज्ञ को। तो जो बताते थे कि यज्ञ कैसे करनी है तो वो ब्राह्मणा कहलाते थे। फिर आपको पता है कि आर्यंस जो है वो ईस्ट साउथ में उसका उनका जो है एक्सपेंशन हुआ। तो उसके बाद जो आर्यंस एरिया को, टेरिटरी जो हुआ करती थी, जो भी एरिया थी उसको कन्क्वायर कर रही थी, उसको हड़प रही थी, उस पर अटैक करके उसको कब्जा ले रही थी और फिर उस पर रूल कर रही थी, वो सारे जो आर्यंस थे उनको क्षत्रिय बोला गया। बाकी जो आर्यंस थे, जो रिमेनिंग आर्यंस थे जो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, उनको वैश्या बोला गया। वैश्या जो है ये वर्ड डेराइव हुआ है विश से, जिसका मतलब क्या होता है पीपल। तो सिंपल जो कॉमन जो आर्यंस थे जो ऐसा लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे थे, एरिया हड़प करके रूल नहीं कर रहे थे, उनको वैश्या बोला जाने लगा। और जो आर्यन नहीं थे, मीन्स नॉन आर्यन जो थे, वो शूद्रा कहलाते थे। तो 4 क्लास था सोसाइटी में, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्रा। नाउ ये डिवीजन जो है वो रिजिड नहीं था सोसाइटी का। जो ये जो 4 क्लास आपने देखा ये रिजिड नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ आपको क्षुद्रा है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है भाई, क्षुद्रा है तो क्षुद्रा ही रहो आप। तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं था। गोत्रा जो है, गोत्र आप क्लेन बोल सकते हो, क्लेन वंश जो भी बोलो, ये देखने को मिला लेटर वैदिक पीरियड में। हायर क्लास जो है वो मैरी कर सकता था लोअर वन से, मीन्स लोअर कास्ट का जो बंदा है उससे शादी कर सकता था, लेकिन क्षुद्रा से नहीं कर सकता था। जैसे हायर क्लास का बंदा है, हायर कास्ट का बंदा है, तो वो क्षुद्रा से शादी नहीं कर सकता था, मीन्स नन आर्यन से नहीं कर सकता था। आइडिया ऑफ पॉल्यूशन जो है ये लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। मीन्स एक पार्टिकुलर जो क्लास होती थी उसको अशुद्ध माना जाता था। जैसे लोअर कास्ट हो गई, तो लोअर कास्ट को अशुद्ध माना जाता था और उनसे दूरी बना के रखी जाती थी, क्योंकि ये मान्यता थी कि अगर वो छू देते हैं किसी को तो वो भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जबला उपनिषद में 4 आश्रम्स के बारे में जानकारी दी गई है। आश्रम्स क्या है? 4 आश्रम्स, स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये 4 हैं, कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें क्या करते थे लोग, ये 4 जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं उसको फॉलो करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर आपको 4 जो पुरुषार्थ हैं उनको अटेन करना है तो आश्रम सिस्टम अपनाना पड़ेगा। ये 4 जो आश्रम्स हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इनकी प्राप्ति के लिए आपको 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है फॉलो करनी होगी। तो उसमें ब्रह्मचर्य पहला था, मीन्स आपको शादी से पहले जो है ब्रह्मचर्य अपनाना है। फिर शादी हो जाती तो गृहस्थ जीवन अपनाना है। फिर वन को चले जाना है, मीन वनप्रस्थ, फैमिली को छोड़ के वन को चले गए और वन में ही जीवन यापन करते हैं। फिर लास्टली क्या होता था, संन्यास ले लेते थे, मीन सन्यासी बन जाते थे, समाज, मोह माया सब छोड़ देते थे और सन्यासी हो जाते थे। तो वो हो गया। ये जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है वो जनरली सोसाइटी में, लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में अपनाई जाती थी। और इसकी जानकारी किस में है, किस उपनिषद में? जबला उपनिषद, ये आपको ध्यान में रखनी है। नाउ स्टेटस जो वेमेन की थी वो डिक्लाइन कर गई इस सोसाइटी में, लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में। ऋग वैदिक पीरियड की सोसाइटी में आप देखोगे वेमेन का स्टेटस अच्छा था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में स्टेटस जो है वेमेन का डिक्लाइन कर गया। ये जानकारी कुछ जो टेक्स्ट हैं उससे पता चलता है। जैसे अत्रेया ब्राह्मणा में डॉटर को मिजरी बताया गया है, सोर्स ऑफ मिजरी, मीन्स मुसीबत माना गया है। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे सोसाइटी में डॉटर नहीं चाहता था कोई, बेटी जो है उसको आप मुसीबत समझ रहे हो, तो ऑब्वियस है आप नहीं चाहोगे कि बेटी पैदा हो। और बेटे को क्या माना जाता था? बेटे को प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली माना जाता था, मीन्स रक्षक माना जाता था। तो ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मणा में लिखा हुआ है और ये मान्यता थी उस टाइम पे सोसाइटी में। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ मैत्रेयानी संहिता जो है ये बताता है कि लीकर, विमेन और डाइस, मीन्स शराब, औरत और पासा। पासा खेल होता था। तो ये 3 चीज़ें जो हैं
वो इविल्स बताई गई है मैत्रियानी संहिता के द्वारा, ये भी ध्यान में रख सकते हो आप। तो इससे भी पता चलता है कि औरत की जो स्टेटस थी वो डिक्लाइन कर गई, क्योंकि आप इविल्स बोल रहे हो, मीन्स शराब, औरत और पासा तीनों को आप खराब बता रहे हो, बुरा बता रहे हो। तो इसका क्या मतलब है, वीमेन का जो स्टेटस था आप उसको डिक्लाइन कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। तो ऐसा उस टाइम पे सोसाइटी में देखने को मिला। फिर मोनोगैमी जो है, मोनोगैमी आइडियल था। मोनोगैमी का क्या मतलब होता है, मोनोगैमी ऐसा बंदा जिसने एक शादी करी या जिसकी एक वाइफ है, तो उसको मोनोगैमी बोलेंगे। तो ये आइडियल था, लेकिन आपको पता है आइडियल चीज़ें तो हम लोग करते नहीं, उस टाइम पे भी वही था। तो क्या करते थे लोग जनरली, पोलीगैमी होते थे, मीन्स एक से ज़्यादा वाइफ होती थी उनकी। तो ये भी ध्यान में रख सकते हो कि सोसाइटी में आइडियल तो थी मोनोगैमी, लेकिन मोस्टली देखा क्या गया पोलीगैमी, लोग जो है एक से ज़्यादा वाइफ भी रखते थे, मीन्स एक से ज़्यादा शादी करते थे। विमेन को जो है, औरतों को प्रोहिबिट किया जाने लगा पॉलिटिकल जो असेंबलीज थी उनमें उनको अटेंड करने के लिए। फिर कुछ जो विमेन थी, ऐसा मतलब कुछ विमेन थी गिने चुने जो औरतें थी, उनको ऐसा देखा गया कि उनको हायर एजुकेशन मिला था, ठीक है। तो सोसाइटी में विमेन का जो स्टेटस था वो ठीक नहीं था, लेकिन कुछ औरतें जो है उनको हायर एजुकेशन था। ऐसा ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे एक बृहद्रण्यक जो उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहद्रण्यक, उसमें एक डायलॉग दिया गया है, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में डायलॉग हुआ था। तो उसके थ्रू ये पता चलता है कि गार्गी जो थी, गार्गी काफ़ी एजुकेटेड थी, क्योंकि इसने जो सवाल करी याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे, जो साधु थे, उनसे एक तरह ये काफ़ी ज्ञानी थे। तो ये कुछ बृहद्रण्यक में डायलॉग दिया गया है, उससे जानकारी आप ले सकते हो कि कुछ वीमेन जो थी वो एजुकेटेड थी। ये डायलॉग आपको कहाँ हुआ था, तो ये दशरथ जो थे, सीता जी के पिताजी, सीता माता आपको पता है, राम सीता, तो सीता के जो पिता थे दशरथ, उन्होंने दरबार में क्या करा, ज्ञानी लोगों को बुलाया जिसमें याज्ञवल्क्य भी थे, और बोला गया कि जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होगा उसको मैं गिफ्ट दूंगा। कुछ गायें थी, गोल्ड था, ये दशरथ ने अनाउंस किया, राजा दशरथ ने अनाउंस किया। तो उसमें याज्ञवल्क्य ने बोला कि ठीक है मैं ज्ञानी हूँ, मतलब ज्ञानी नहीं बताया, लेकिन बोला कि मैं ये सारे गाय को ले जा रहा हूँ, गिफ्ट ले जा रहा हूँ, मुझे गाय की ज़रूरत है। तो उसी में गार्गी ने टोका, गार्गी ने बोला कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तो कुछ दोनों के बीच में डायलॉग हुआ था। आपको डायलॉग के बारे में जानकारी नहीं, मतलब उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखो कि कुछ वेमेन जो थी उनको हायर एजुकेशन मिला था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे वीमेन का स्टेटस जो था वो काफ़ी डिक्लाइन कर गया, काफ़ी ख़राब हो गया था, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज देख लेते हैं, मैरिज या फिर विवाह बोल सकते हो आप। तो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे सोसाइटी में जो भी विवाह होती थी, टाइप्स ऑफ विवाह, उनके बारे में बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। ये अच्छा विवाह माना जाता था। इसमें बेटी को जो है वो विदा किया जाता था डॉरी के साथ। तो डॉरी को आप कंफ्यूज मत करना, अभी डॉरी को बदनाम कर दिया गया है। एक्चुअल में पिता की जो इच्छा होती थी बेटी को देने की, वो दे करके विदा कर सकता था, मीन्स गिफ्ट समझो आप एक तरह से, जो भी पिता देना चाहे अपनी बेटी को तो वो दे करके विदा करते थे। तो ऐसे शादी को क्या बोला जाता था, ब्रह्म विवाह, और ये अच्छा माना जाता था। दैव विवाह, ये इस विवाह में प्रीस्ट को जो है, जो भी गुरु होते थे, तो उनसे शादी की जाती थी लड़की की, उनके फ़ी के जगह पे, तो वो दैव विवाह कहलाता था। अरसा विवाह, अरसा विवाह में क्या होता था कि गिविंग द गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस। तो ये हो गया, ये जो अभी चलता है कि ब्राइड की प्राइस पहले एक्सेप्ट की जाती है, उसके बाद ही शादी करते हैं लड़की की। तो ये अरसा विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह, ये सिंपल सा विवाह था। इसमें क्या होता था, लड़की की शादी करते थे लड़के से, दुल्हन की शादी दूल्हे से ही होगी, तो दूल्हे से शादी करते थे और कोई डिमांड नहीं होता था। ऐसा नहीं कि ब्राइड प्राइस जो है, दुल्हन का जो प्राइस है वो डिमांड नहीं किया जाता था। तो ये प्रजापति विवाह था, सिंपल सा अच्छा सा विवाह था। देन गंधर्व विवाह, आप लोगों का फेवरेट, इसको लव मैरिज कहते हैं अभी के टाइम पे। तो गंधर्व विवाह भी हुआ करती थी, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू।
तो ये जो है इन्होंने लव करा, पहले लव करके आपने अगर शादी करी तो उसको लव मैरिज कहते हैं। अब लव किसको कहते हैं, जरूर कमेंट करो कि आपका क्या मतलब है लव, अगर आप बोलते हो तो एक्चुअल डिफिनीशन आप अगर देना चाहो, एक्चुअल तो है नहीं, मतलब अपने अकॉर्डिंग अगर डिफिनीशन देना चाहो तो आप दे सकते हो, ताकि मुझे भी कुछ जानकारी हो जाए लव के बारे में। आगे बढ़ते हैं। असुरा विवाह, ये क्या है, ये भी इस विवाह में क्या करते हैं, लड़की को पहले खरीदते हैं, ठीक है, लड़की को खरीद करके उससे शादी करते हैं, तो उसको असुर विवाह कहते हैं। तो ऑब्वियस है ये एक अच्छा विवाह नहीं है, बट ये आपको ध्यान में रखनी है कि असुर विवाह में क्या करते हैं, खरीदी हुई लड़की से शादी करना। देन राक्षस विवाह, राक्षस विवाह किसको कहते हैं, तो राक्षस विवाह वैसा विवाह है जिसमें जो है किसी राजा को हरा करके उसकी बेटी से अगर आप शादी करते हो, या फिर किडनैप करके किसी लड़की से शादी करते हो, लड़की को किडनैप करा फिर शादी करी, तो वो राक्षस विवाह कहलाता है। पिचास विवाह, इस विवाह में लड़की को पहले सिड्यूस या रेप करके विवाह किया जा रहा है, तो उस केस में क्या कहा जाता है, पिचास विवाह कहा जाता है। नाउ अनुलोमा विवाह, नेक्स्ट जो विवाह है, टाइप जो है विवाह की, इसमें क्या होता है कि मैरिज होता है बिटवीन ब्राइड ग्रूम, मीन्स वर जो दूल्हा होता है वो अपर कास्ट से होता है और दुल्हन जो होती है वो लोअर कास्ट से होती है, तो उस केस में अनुलोम विवाह बोला जाता है। दूल्हा अपर कास्ट से होगा और दुल्हन क्या होगी, लोअर कास्ट से होगी, तो वो अनुलोमा विवाह कहलाएगा। और प्रतिलोमा विवाह जो कि अनुलोम का उल्टा होता है, मीन्स शादी जो दूल्हा दुल्हन की होगी तो दूल्हा क्या होगा, लोअर कास्ट से होगा और दुल्हन अपर कास्ट से होगी, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिलोमा विवाह बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ विवाह हो गए। अगर आपने शादी करी है तो किस टाइप की शादी आपने करी है आप कमेंट में बता सकते हो, अगर आपने नहीं करी है तो किस टाइप की आप शादी करना चाहते हो आप ज़रूर कमेंट में बताना। लेटर वैदिक समाज में आपको 16 संस्कार देखने को मिलेंगे। ये 16 संस्कार हिंदू धर्म में अभी भी अपनाए जाते हैं। संस्कार का क्या मतलब होता है, संस्कार का मतलब होता है किसी को संस्कृत करके या शुद्ध करके उत्तम बनाना। कोई साधारण आदमी है, उसको किसी धार्मिक विधि या प्रक्रिया के द्वारा अगर आप गुणवान बनाते हो, बुद्धिमान बनाते हो, तो उसी को संस्कार कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जन्म से मृत्यु तक में अगर आप ये 16 संस्कार अपनाते हो तो आप गुणवान होगे, आप स्वस्थ रहोगे तो ज़्यादा दिन तक जियोगे, आपकी लाइफ टाइम जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हिंदू धर्म में ये 16 संस्कार अपनाए जाते हैं, जो कि जन्म से स्टार्ट होकर के मृत्यु तक में आपको ये 16 संस्कार देखने को मिलेंगे। तो बारी बारी से 16 संस्कार देख लेते हैं। पहला है गर्भाधान, जो कि एक अच्छी और सुयोग संतान की प्राप्ति के लिए की जाती है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। ये संस्कार जब माँ प्रेग्नेंट होती है उसके 3 महीने बाद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे बच्चे का माइंड जो है वो डेवलप होता है, इसलिए ये संस्कार किया जाता है ताकि बच्चे के संस्कारों की नींव डाली जा सके। अगला है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार किया जाता है ताकि बच्चा गुणवान हो, स्वभाव का अच्छा हो और अच्छा कर्म करे जीवन में, इसलिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार जो है ये बच्चा जब गर्भ में होता है तब किया जाता है, और जात कर्म जो है ये बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है। बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस संस्कार से बच्चा दोष मुक्त हो जाएगा, मीन्स अगर कोई दोष है बच्चे में तो वो दोष दूर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, नामकरण है। नाम रखा जाता है बच्चे का, और ऐसा माना जाता है कि नाम का असर जो है जीवन पे पड़ता है, इसलिए नाम जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा जो है जीवन में सफल हो। अगर आपकी सफलता में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप समझ जाओ कि कृपा यहीं पर अटकी है, आप नाम बदलो। ऐसे मजाक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्मा देख लेते हैं। अगला जो है निष्कर्मण संस्कार है। तो ये निष्कर्मण का मतलब होता है बाहर निकलना। इसमें क्या करते हैं, बच्चे के जो पिता हैं वो बच्चे को बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और धातु। इसलिए बच्चे को बाहर निकाला जाता है ताकि इन 5 तत्वों के संपर्क में बच्चे का शरीर आए और बच्चे के जो
पिता होते हैं वो बच्चे के लिए अच्छी लाइफ और अच्छा हेल्थ जो है वो मांगते हैं भगवान से। अगला है प्रश्न। तो अन्नप्राशन जो संस्कार है इसमें बच्चे को खिलाया जाता है। जब बच्चे का दांत आ जाता है, दांत उग जाता है, तब उसको कुछ भोजन खिलाया जाता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फूड दिया जाता है बच्चे को, वो बच्चे का भोजन का स्टार्टिंग होता है। ऐसे तो माँ के दूध पे रहता है तब तक, और अन्नप्राशन संस्कार जो है उसके थ्रू बच्चे का खाना जो है, बाहरी खाना, उसको स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है। अगला है चूड़ा कर्म संस्कार। यह इसमें क्या होता है, बच्चे का बाल जो है वो हटाया जाता है, बाल छीला जाता है। और ये किस लिए होता है, ये संस्कार माना जाता है कि ये संस्कार से बच्चे का सर जो है, बच्चे का हेड जो है वो मजबूत होगा और बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट होगा। बाल जो है उसका छील दिया जाता है, हटा दिया जाता है स्ट्रॉन्ग हेड और इंटेलिजेंट माइंड के लिए। अगला संस्कार है कर्ण कर्ण वेद और कर्ण छेदन आप बोल सकते हो। ये संस्कार जो है 5 कारणों से किया जाता है। पहला तो सिंपल सा है कि ज्वेलरी के लिए, अगर कोई लड़की है तो वो कान में कुछ पहनेगी, गहने वगैरह। दूसरा होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कर्ण छेदन संस्कार जो है इसके थ्रू कोई भी राहु और केतु का कोई भी अगर प्रभाव है मनुष्य पे, तो वो प्रभाव जो है बंद हो जाता है। तो इसलिए भी ये संस्कार किया जाता है। अगला जो है कर्ण छेदन का फ़ायदा वो ये है कि प्रेशर या एक्यूपंक्चर का काम करता है ये। ब्लड सर्कुलेशन जो है माइंड का वो ये ठीक कर देता है। इससे मेमोरी पावर भी बढ़ता है, मीन्स यादाश्त की क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो अगर आपको यादाश्त का प्रॉब्लम है तो आप कान छेदाओ जा कर के। और अगला जो माना जाता है कि अगला जो फ़ायदा है कर्ण छेदन का, कान जो छेदा जाता है उसका अगला फ़ायदा है कि सेक्स ऑर्गन जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाता है और यौन इंद्रियां जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। तो ये कर्ण छेदन संस्कार के बारे में माना जाता है। अगला है विद्या आरंभ। इसमें बच्चे का पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करवाया जाता है, बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है। तो ये विद्या आरंभ संस्कार जो है इसमें बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट करी जाती है। अगला है उपनयन संस्कार। इसमें बच्चे का जनेऊ किया जाता है और जनेऊ में जो है 3 सूत्र होते हैं जो कि होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। तो ये संस्कार में आपको बच्चे का जनेऊ किया जाता है, आप ये ध्यान में रख सकते हो। वेदारंभ, ये संस्कार के थ्रू, ये संस्कार तब किया जाता है जब बच्चे को वेदों का ज्ञान दिया जाता है और वेदों के ज्ञान का आरंभ किया जाता है। तो विद्या में तो स्टार्टिंग होता है पढ़ाई का, ऐसा अचानक है, ऐसा तो नहीं है कि आप जस्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो और बड़ी बड़ी बुक जो है वो पढ़ने लगते हो। जैसे लूसेंट की बुक आपने खोली और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में पहले आपकी जो पढ़ाई है वो नॉर्मल लेटर या फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करवाया जाता है। तो विद्या आरंभ में पढ़ाई स्टार्ट होती है और वेदा आरंभ में वेदों की ज्ञान दी जाती थी। पहले की बात है, अब तो वेद पढ़ते नहीं लोग। अगला जो संस्कार है वो है समावर्तना। ये संस्कार जो है ये समाज में लाने के लिए किया जाता है। बच्चा जो है पहले गुरुकुल को जाता था, जैसे आप अभी स्कूल कॉलेज जाते हो, तो बच्चा पहले गुरुकुल में जाता था, गुरु से शिक्षा प्राप्त करता था, शिक्षा लेता था। और जब वो पढ़ लेता था, जो भी ज्ञान उसको लेना है वो ले लेता था, उसके बाद उसको फिर से समाज में जो है लाया जाता था, घर लाया जाता था। पहले गुरुकुल में ही बच्चे रहते थे, ऐसा नहीं कि आप जाते हो सुबह में पढ़ के फिर शाम में चले आते हो, ऐसा नहीं था। गुरु के घर में ही रहते थे, उसको गुरुकुल कहते थे, और वहीं पे शिक्षा उनको जो है दी जाती थी। तो समावर्तन संस्कार के थ्रू जो है बच्चे को फिर से समाज में लाया जाता है, घर लाया जाता है, ताकि समाज में जो भी संघर्ष है उसकी भी उसको जानकारी हो जाए और उसके लिए वो तैयार हो जाए। समाज में लौटने के बाद विवाह संस्कार की जाती है, मीन्स बंदे की शादी की जाती है। और ये किस लिए होता है, सृष्टि के विकास में योगदान के लिए ऐसे बोला जाता है, लेकिन जनरली कुल और वंश को बढ़ाने के लिए विवाह जो है वो की जाती है।
अगला है वनप्रस्थ। कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं कि शादी होने के जस्ट बाद वन को जाना पड़े, ऐसे अभी ऐसा कुछ होता नहीं है। उस टाइम पे था कि एक पर्टिकुलर एज के बाद समाज से संन्यास लेकर के लोग चले जाते थे वन को। तो ये वनप्रस्थ के टाइम पे ये संस्कार की जाती थी। फिर मृत्यु हो जाती थी तो अंत्येष्टि संस्कार की जाती थी, ताकि आत्मा को शांति मिले। मीन्स मृत्यु के बाद जो है ऐसा माना जाता था कि अगर ये संस्कार किया जाता है तो आत्मा जो है वो उसको शांति मिलेगी। तो ये सारे 16 संस्कार हैं। लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन के बारे में देख लेते हैं। प्रोमिनेंट गॉड कौन कौन थे ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे? तो इंद्रा और अग्नि। लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो घट गई लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। और नए जो प्रोमिनेंट गॉड थे वो कौन थे? तो प्रजापति, विष्णु और रुद्र। तो प्रजापति जो थे ये सुप्रीम गॉड माने जाते थे, और आप इनकी मूर्ति देख सकते हो। क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स इनको बोला जाता था, मीन्स ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड को बनाने वाले। इस कारण से इनको बाद में ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाने लगा। विष्णु जो है ये पैट्रोन गॉड थे आर्यंस के, मीन्स रक्षक माने जाते थे आर्यंस के। रुद्रा जो है गॉड ऑफ एनिमल इनको बोला जाता था, और बाद में इनको शिवा और महेश के नाम से भी जाना जाने लगा। तो आपको पता है शिवा के बारे में, महेश के बारे में। तो आपको ध्यान में रखनी है कि इंद्रा अग्नि की इंपॉर्टेंस घट गई। नए जो प्रोमिनेंट गॉड थे उसमें प्रजापति, विष्णु, रुद्र आ गए, और प्रजापति सुप्रीम गॉड थे। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड में हम लोगों ने क्या देखा कि पुषाण जो थे ये पशुओं के गॉड थे, पशु को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पुषाण को जो है गॉड ऑफ क्षुद्राज माना जाने लगा। पशु वाला डिपार्टमेंट इनसे ले लिया गया, बोला गया कि आज से आप क्षुद्राज के गॉड हो। क्षुद्राज कौन थे? तो नन आर्यंस को क्षुद्राज बोलते थे। बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसी में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन और डीड्स के बारे में जानकारी मिलेगी। ये पहला वर्क है जिसमें आपको डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में जानकारी दी गई है। तो ट्रांसमाइग्रेशन क्या है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन की अगर बात करी जाए, पुनर्जन्म आपने सुना होगा। इसमें क्या माना जाता है कि बच्चा बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद फिर से जन्म लेता है वो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन माना जाता है। और ये चक्र चलता रहता है, जैसे बच्चा है, बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, उसकी मृत्यु होगी, फिर जन्म लेगा, फिर बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, फिर मृत्यु होगी। तो ये संसार का चक्र है ऐसा माना जाता था। संसार चक्र भी बोल सकते हो आप, पुनर्जन्म या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। डीड्स का भी कॉन्सेप्ट आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। ये पहला वर्क है जो डीड्स के बारे में भी बताता है। डीड्स क्या है? कर्म। ऐसा माना जाता था आप जैसा कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो जीवन है वो होगी। मीन्स अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो लाइफ अच्छा होगा, और बुरे कर्म किए हैं तो लाइफ क्या होगा? बुरा होगा, गलत होगा आपके साथ। और ये इस तरह से भी माना जाता था कि आपने अगर अच्छा कर्म नहीं किया तो अगले जन्म में आपके साथ गलत होगा। ठीक है, तो ऐसा भी माना जाता था। आप जनरली सुनते हो कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो लोग कभी कभी बोलते हैं कि तुमने पहले जन्म में पहले जन्म में कुछ गलत किया होगा, इस कारण से तेरे साथ गलत हो रहा है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जो है ये दिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, ये आप ध्यान में रख सकते हो। नाउ शतपथ ब्राह्मणा में 12 रत्नीनाज के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये देख लेते हैं, ये बॉक्स बना करके दिया गया है बुक में। पुरोहित जो कि प्रेस्ट थे, महिषी क्वीन आपको पता है रानी, युवराज जो क्राउन प्रिंस हुआ करते थे, राजा के जो पुत्र होते थे उनको युवराज बोला जाता था। चौथा है सूता या सारथी, रॉयल हेराल्ड या फिर चैरोटियर जो सारथी होते थे, रथ जो चलाते थे राजा का। सेनानी जनरल हो गए। छठा जो है वो है ग्रामनी, हेड ऑफ द विलेज। देन छठा जो कि गेटमैन, चैम्बरलेन आप बोल सकते हो। देन संग्रहित्री, ये ट्रेजरर थे। देन भगदुद्धा, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। अक्षवपा, कोरियर। पलगाला, फ्रेंड ऑफ किंग। और गोवीकर्ता, ये थे हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये जो 12 आप देख रहे हो ये रत्नीनाथ जो है शतपथ ब्राह्मणा में आपको देखने को मिलेंगे।
ये आप ध्यान में रख सकते हो। ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे सेरेमनीज जो होती थी, समारोह, ये काफ़ी सिंपल होती थी। समारोह बोलो, संस्कार बोलो, ये काफ़ी सिंपल होते थे, तो लोगों को कोई भी सेरेमनी करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट लेटर वैदिक पीरियड में ये जो समारोह थे और सेक्रीफाइसेस, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और एलेबोरेट हो गए। इस कारण से 17 पृष्ठ की ज़रूरत होती थी और इसकी प्रोमिनेंस भी काफ़ी बढ़ गई थी। लेटर वेदास और ब्राह्मणा में आप देखोगे तो सेक्रीफाइसेस मीन्स यज्ञ जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया था। तो अब कुछ लोग अफोर्ड कर पा रहे थे यज्ञ को, कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग अफोर्ड करते थे छोटे छोटे यज्ञ को, कुछ लोग बड़े यज्ञ करवाते थे, जैसे राजा हो गए, अमीर लोग हो गए। तो इस तरह से दो तरह का आपको यज्ञ देखने को मिलता, सेक्रीफाइसेस देखने को मिलेगा लेटर वैदिक पीरियड में। वो कौन से हैं? लघु यजनाज, जो कि सिंपल यज्ञ होता था, प्राइवेट सेक्रीफाइसेस बोल सकते हो आप। और महायजनाज, जो कि ग्रांड यज्ञ होता था, काफ़ी बड़ा होता था, और रॉयल सेक्रीफाइसेस भी आप बोल सकते हो। तो लघु यज्ञ में क्या होता था, लघु जो यज्ञ होते थे, छोटे छोटे यज्ञ आप बोल सकते हो, तो ये अफोर्ड किए जा सकते थे कॉमन लोगों के द्वारा। तो इस कारण से लघु यज्ञ जो है परफॉर्म किया जाता था हाउस होल्डर्स के द्वारा। जो गृहस्थ लोग हैं, कॉमन लोग हैं, वो कर सकते थे। छोटे होते थे, ये सिंपल होते थे। और प्राइवेट सेक्रीफाइसेस तो आप समझ सकते हो कि प्राइवेटली किया जाता था, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। एग्जाम्पल के तौर पे पंच महायज्ञ, अग्निहोत्रा, दर्शा यज्ञ। दर्शा यज्ञ जो है ये अमावस्या में किया जाता था, मतलब दूसरे वीक में, डार्क फोर्टनाइट जो होता था उसके लास्ट डे पे किया जाता था। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह के जो सेकंड सप्ताह होता था उसके लास्ट दिन पे किया जाता था। फिर पूर्णमासा यज्ञ, पूर्णमासा यज्ञ पूर्णिमा में किया जाता था। पूर्णिमा का क्या मतलब है? फुल मून वाले डे के दिन जो है ये किया जाता था पूर्णमासा। तो ये लघु यजनाज के बारे में है। अब महायजनाज के बारे में देख लेते हैं। ये यज्ञ जो है ये काफ़ी ग्रांड होता था, काफ़ी बड़ा होता था, और ये सिर्फ किया जाता था एरिस्टोक्रेटिक या वेल्दी पर्सन के द्वारा, मीन्स जो अमीर थे उनके द्वारा ये किया जाता था। ऑब्वियस है, काफ़ी बड़ा होता था, काफ़ी खर्च होती थी इसमें। तो ये या तो अमीर लोग करते थे या फिर राजा जो थे वो कर पाते थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजा सुइया यज्ञ, ये यज्ञ जो है किया जाता था राज्याभिषेक के लिए। राजा जब बनता था तो उसके लिए पूजा होता था, राजा को गद्दी दी जाती थी, तो उसको राज्याभिषेक कहते हैं। और इसमें क्या होता था, काफ़ी सारे जो यज्ञ हैं वो होते थे, एक सीरीज ऑफ यज्ञ इसमें देखने को मिलता। तो ये लगभग 1 साल तक चलता था राजा सुइया यज्ञ, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। लेटर डेज में जो है ये राजा सूया यज्ञ, इसको रिप्लेस कर दिया गया सिंप्लीफाइड अभिषेक के द्वारा। जिस अगला यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। ये स्ट्रेंथ शो करने के लिए किया जाता था, आप कितने पावरफुल हो, आपके पावर को शो करने के लिए ये यज्ञ जो है वो किया जाता था। और ये लास्ट होता था फॉर अ पीरियड ऑफ 17 दिन से लेकर के 1 साल तक के पीरियड में आपको देखने को मिलता। अगला है अश्वमेध यज्ञ। ये यज्ञ जो है इसमें घोड़े को छोड़ा जाता था। जनरली ये बड़े राजा के द्वारा किया जाता था, पावरफुल राजा के द्वारा किया जाता था, ताकि पता चल सके कि उस राजे का जो डोमिनेंस है वो कहाँ तक है। जैसे मान लो आप एक पावरफुल राजा हो, आपने यज्ञ करा अश्वमेध यज्ञ, तो आपको एक घोड़ा छोड़ना होगा, और घोड़ा जिस राज्य से गुजरेगा उस राज्य के राजा ने अगर घोड़े को नहीं रोका तो इसका मतलब वो राजा आपसे डरता है। और अगर किसी राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोक दिया जो आपने छोड़ा है, तो इसका मतलब ये कि वो आपसे नहीं डरता, आपके आधिपत्य को स्वीकार नहीं करता, तो फिर लड़ाई होती थी। तो इस तरह से पावर को शो करने के लिए कि मेरा डोमिनेंस कितना दूर तक है, किस किस क्षेत्र में है, तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। ये 3 दिन चलता था ये यज्ञ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अग्निस्तोमा यज्ञ। इस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी और ये अग्नि को डेडिकेटेड था, तो अग्नि गॉड के लिए ये यज्ञ किया जाता था। ये 1 दिन चलता था, लेकिन यजनिका जो यज्ञ करते थे उनकी जो वाइफ होती थी वो 1 साल पहले से एसेटिक लाइफ जीती थी, सन्यासी की तरह जीती थी, और फिर ये यज्ञ होता था 1 दिन के लिए। इस यज्ञ के दौरान सोमा रस जो है कंज्यूम किया जाता था। तो ये सारे जो हैं वो यज्ञ हो गए, ग्रांड यज्ञ हो गए। अब ऋग्वैदिक पीरियड के लास्ट तक काफ़ी
स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला अगेंस्ट कल्ट रिचुअल्स और प्रिस्टली डोमिनेंस, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे सेक्रीफाइसेस, और प्रिस्टली जो डोमिनेशन था वो बढ़ता जा रहा था। प्रिस्ट लोग जो थे वो बोलते थे ऐसे करना है वैसे करना है, और उनके अकॉर्डिंग ही होता है। तो कॉमन लोग जो थे, जो ज़्यादा अमीर नहीं थे, वो नहीं कर पा रहे थे, और उनको मन था कि मैं भी अपना जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस, उसको थोड़ा चेंज करूँ, थोड़ा अच्छा करूँ। और ऐसा बोला गया प्रिस्टली क्लास के द्वारा कि यज्ञ जो है, यज्ञ करने से आप बड़े आदमी बन जाते हो, आपकी स्टेटस समाज में बढ़ जाती है। तो सब कर ही नहीं पा रहा, तो ऑब्वियस है उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करा लोगों ने कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तूने, ऊपर से इतने खर्चे भी होते हैं, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे भी मन है करने का। तो रिएक्शन जो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला वैदिक पीरियड के लास्ट में। और इस रिएक्शन को जो है, इस रिएक्शन का रिफ्लेक्शन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, उपनिषद्स में मिलेगा। ठीक है, अब लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी देख लेते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में ज़मीन जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई थी। आपको पता है कि ऋग वैदिक टाइम पे गाय जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल थी, ज़्यादा कीमती थी, गाय को वेल्थ माना जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में क्या हुआ, लैंड जो है वो मोर वैल्यूएबल हो गई देन काउज। अब एग्रीकल्चर लोग ज़्यादा करने लगे, तो एग्रीकल्चर जो है पशुपालन को रिप्लेस करने लगा, और एग्रीकल्चर काफ़ी लार्ज स्केल पर किया जाने लगा। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि 24 बैलों के द्वारा खेत जोता जाता था। तो काफ़ी लार्ज स्केल पे ये होते थे। एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी जानकारी थी लोगों को। जैसे खाद के बारे में भी जानकारी थी। खाद जो है, मैन्योर, ये फसल में डालते हैं ताकि पैदावार जो है वो बढ़ सके, ज़्यादा हो सके। कल्टीवेशन की अगर बात करी जाए तो राइस, बार्ली, बीन्स, सीसम, वीट, ये सारे कल्टीवेट किए जाते थे, उपजाए जाते थे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है ये काफ़ी एडवांस हो गया था। कुछ ये इंडिकेट किया जाता है कुछ नए ऑक्यूपेशंस के द्वारा, लाइक फिशरमैन, वाशरमैन, डायर, देन डोर कीपर, फूटमैन, तो ये सारे थे। स्पेशलाइजेशन डिस्टिंक्शन भी देखने को मिला, जैसे चैरियोट मेकर, कारपेंटर, टैनर, हाइड्रेसर, ये सारे जो है अलग अलग बंदे के द्वारा किया जाता था। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जैसे आप किसी भी एरिया में महारत हासिल कर ली आपने, काफ़ी जानकारी हो गई, तो आपको स्पेशलाइज्ड बोला जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन डिस्टिंक्शन जो है देखने को मिला, मीन्स अलग अलग काम जो है अलग अलग बंदे के द्वारा किया जाता था इस पीरियड पे, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। मेटल की जानकारी ज़्यादा हो गई अब लोगों को। पहले क्या था ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे कि लोग गोल्ड के बारे में जानते थे, और अयास, अयास में कॉपर, आयरन, ये सारे हो गए। लेकिन अब आपको जो भी टेक्स्ट बताती हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, उसमें टीन के बारे में भी मेंशन है, सिल्वर के बारे में मेंशन है, आयरन के बारे में मेंशन है। तो मेटल के बारे में जानकारी जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी, एडवांस हो गई थी। आपको कुछ एविडेंस मिलेंगे, और एविडेंस मिले हैं इस पीरियड से, रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इनटू गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होता था, मर्चेंट जो है, कुछ मर्चेंट मिल करके ग्रुप बनाते थे, और वो लोगों को फाइनेंस करते थे। मीन्स वो पैसा जो है देते थे, एज अ बैंक काम करते थे। तो पैसा किसी भी काम के लिए, जैसे कोई कॉरपोरेशन है या फिर एल्डर मेन है, मीन्स श्रेष्ठीन्स, तो उनको क्या करते थे, ये पैसा देते थे ताकि आप वो कुछ भी कर सके। मीन्स उनको अगर कोई काम करना है तो पैसे की ज़रूरत होती थी, तो एज अ बैंक जो है गिल्ड्स काम करते थे, और ये मर्चेंट के ग्रुप होते थे गिल्ड्स जो है, सिंपली आप समझ सकते हो। तो ये देखने को मिला है लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। और आपको पता है पीजीडब्ल्यू कल्चर जो है, जो कि 1100 बीसी से लेकर के 600 बीसी के पीरियड में देखने को मिलेगा, वो इसी टाइम पे था, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे ही था। तो पीजीडब्ल्यू कल्चर क्या है, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो आपने नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लो, और नहीं होगा तो मैं इसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो। सो दिस वॉज फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, और आपको लगे कि हाँ इसको शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर सकते हो, ताकि दूसरे को भी जानकारी हो, अगर आपको लगे कि किसी के लिए हेल्पफुल है तो। बाकी आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि साउंड क्वालिटी कैसी है। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में साउंड क्वालिटी से रिलेटेड कमेंट आए हैं कि साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं है। तो आप
ट्राई करना आप एक इसको, अगर आपको लगे कि नहीं ठीक है तो आप बताना, और नहीं ठीक है तो भी आप बता सकते हो, तो वो बेटर होगा मेरे लिए भी। और मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी क्वालिटी पर वर्क कर सकूँ। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, बाय।